टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीड़ व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। कई बच्चे इस कोरोना काल में मैथ्स या अदर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतर नहीं कर पाए, कई अपने कारणों से, कई बहुत सारी कारण हैं। तो उस कारण मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको करने के बाद आपके लिए पास करना आसान हो जाएगा। मतलब जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या लगता है कि इतनी बड़ी मोटी किताब कितना पढ़ें सर, मैंने पढ़ा नहीं है वो, तो वो आज मेरा ये पूरा वीडियो देख लें। इसके बाद मैं एक सैम्पल सेट भी अपलोड करूंगा, सैम्पल सेट जिसको करना है। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे कुल मिलाकर, उसको करने के बाद आप मैथ में पास आप होंगे ही होंगे। इस बात की पूरी इस बात का पूरा विश्वास रखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स का करते हैं हम डिस्कस। मैथ्स 9th क्लास का एनसीईआरटी का, ना एनसीईआरटी करें या कुछ भी करें, ये क्वेश्चंस आप क्या करना, अपनी कॉपी में लिख के या कैसे भी प्रैक्टिस करना, जहाँ से भी हो। यदि आपको इसका सॉल्यूशन दिक्कत हो, नहीं मिले, तो आप मुझे बताना। तो पहला पॉइंट मैं इसका डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला आपको जो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है √2, √3 एंड √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। कहेगा लोकेट, क्या लिखेगा, लोकेट √2, √3 एंड √5 ऑन नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा, नंबर लाइन पर इसको लोकेट करना है। मतलब इस तीनों में से कोई एक ही पूछेगा, इसके अलावे भी पूछता है तो इन तीनों की मदद से आप आसानी से कर पाओगे, जिसमें √2, √3 और √5। √3 को इंपॉर्टेंट रूप से आप कर लेना। मैं ज़्यादा सॉल्यूशन पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ कि मान लो ये कोई नंबर लाइन है, आप इधर से ऐसी नंबर लाइन लिखिए और ये पॉइंट है। जैसे √3 को हमें डिनोट करना होगा, मान लीजिए √3 को डिनोट करना है तो आप एक यूनिट लीजिए, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का। तो 1, 2, 3, तो मान लीजिए आपने 1 यूनिट इतना लिया, तो 1 यूनिट जितना यहाँ पे लेंथ लिया उतना ही यहाँ पे स्केल से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके कर लेना। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा। अब इससे इसको मिला देना, ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। 90 डिग्री का एंगल मुझे लगता है ड्रॉ करने आता होगा आपको। और फिर इतना ही 1 यूनिट आप इसमें से काटना, और इसको यदि आप काट के ले आओगे तो ये यहाँ पे आएगा। √3 की वैल्यू होती कितनी है यहाँ पे, तो यही आपका √3 हो जाएगा। तो आप इन तीनों को यदि जान लेते हो, खासकर √3 को, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो ये जान लेना √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। √3 की वैल्यू 1.732। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 1.732 का मतलब है कि 2 के पहले की वाली वैल्यू, यानी 2 से थोड़ा सा कम, तो ये 2 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये आप मुझे समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन यही है। आगे की बात करें, इसके बाद की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछने की संभावना है, सेकंड क्वेश्चन वो ये कि आपको कहेगा राइट इट इन द P/Q फॉर्म। P/Q जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया है, 0.6 का रिकरिंग, 0.47 पे रिकरिंग एंड 0.001 पे पूरे पे रिकरिंग। इसको P/Q के रूप में लिखना सीख जाएं आप। अपने मैथमेटिक्स टीचर या जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे भी, यदि आपको नहीं आया तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूंगा। वैसे शॉर्ट में आपको बता दूं, ये शॉर्ट में मतलब ऐसे करोगे तो हो सकता है एक नंबर में नंबर मिले या नहीं मिले सॉरी। तो जैसे आपको कहता है कि 0.5 पे रिकरिंग, मतलब बराबर x मान के तो करते ही हैं, 0.5 पे रिकरिंग, तो आप सीधा लिख सकते हो 5/9।
इस पे हो सकता है कि एक नंबर वाले में नंबर नहीं दे, लेकिन एक नंबर जैसे आंसर टिक करना हो तो उसमें कर सकते हो। 0.2 पे रिकरिंग तो आप लिख सकते हो 2/9, मतलब जितना है उस पर उतना 9। या मान लीजिए रहता है 0.34 इतने पे रिकरिंग तो लिखते 34 अपॉन में 99। ये आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से, बड़ा इजी है, बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। तीसरी बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछता है। सिंप्लीफिकेशन आज 9th क्लास का मैं बता दे रहा हूं कि 30 मिनट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। इसको आप कॉपी में लिखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और खूब प्रैक्टिस करना, आपका हो जाएगा। आपको कहेगा एनसीईआरटी की बुक में जब मैं देखूं, जैसे एनसीईआरटी की किताब में रेशनलाइज करने के लिए देता है, रेशनलाइज दीज नंबर्स। ये एक्सरसाइज 1.5 का है। यदि तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको देता है रेशनलाइज करो, मतलब किसमें आप चले जाना, एक्सरसाइज 1.5 ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। मैं छोटा सा बता रहा हूँ एक्सरसाइज, लेकिन ये खासकर क्वेश्चन नंबर जो आपका है 2nd और 5th, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 5th जो है रेशनलाइज से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं रेशनलाइज की, तो इसमें जो सिंपल से डिस्कस करेंगे उसमें भी दिया हुआ है कि 6 - 4√3 अपॉन में 6 + 4√3। अब क्या करना है, नीचे जो साइन है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब यहाँ पे 6 + 4√3 है ना, तो यहाँ पे 6 - 4√3 अपॉन में 6 - 4√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 4√3 का होल स्क्वायर और नीचे a² - b², तो ये हो जाएगा। अब इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, तो अब इसका a² a - b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और ये 36 और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 3 48, और ये फाइनली इसका आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये आप कर लेना अच्छे तरीके से। मतलब आपको जब मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसमें ये जरूर क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये मैं सॉल्यूशन पे ज़्यादा करूंगा तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन ही आपको डिस्कस कर दूं। इसको आप सिंप्लीफाई आसानी से कर लेंगे मुझे लगता है। चलिए सॉल्यूशन के लिए अलग से बात करेंगे हम। तो अभी इंपॉर्टेंट, कई बच्चों ने कहा कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल बता दो, हम तो कर ही लेंगे। तो सिंप्लीफाई करना का देखो, सिंप्लीफाई का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1/√2 है, तो फटाक से क्या करूँ, √2 और √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा क्या, √2 अपॉन में 2। ये पहला क्वेश्चन। मान लीजिए सिंप्लीफाई में देता है कि 1/√3 और +2, तो आपको क्या करना है, 1/√3 +2 तो लिखना ही है और मल्टीप्लाई कर देना है इसके अपोजिट साइन से, √3 - 2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये ऊपर तो है ही √3 - 2, मतलब ये साइन, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो यानी √3 - 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर होगा तो 3 - 4, यानी √3 - 2 अपॉन में -1। फिर इसको ऊपर करेंगे तो माइनस साइन इसी का होता है, तो आगे भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -√3 और +2, यानी आप इसको 2 - √3 भी लिख सकते हैं। तो ये रेशनलाइज करना आपको आना चाहिए। ये मैंने कहा ना, उस एक्सरसाइज का जो 2 क्वेश्चन है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे हम बात करें, इसमें एक और है, जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए देगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या देगा, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जैसे रेशनलाइज में 45 - 3√20 उसी का है और +4√5, कहा कि इसको रेशनल मतलब सिंप्लीफाई करो। तो 45 को आप लिख सकते हो ना, ऐसे करके तोड़ देना है, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि हम इसको करेंगे तो कितना होगा, 5 3 3, तो यानी हम लिख सकते हैं 3√5, इसको 3√5 लिख लेंगे। और ये 4 5 20 है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई और 20 को आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 20 को यदि आप फैक्टर मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे तो मुझे पता चल गया, यानी ये हो जाएगा कितना, 2√5 2√5 और ये +4√5 है ही, तो ये फाइनली 3
3√5 और -6√5 और +4√5। ठीक है, तो ये कितना, तो हमने कहा कि 4√5 और 3√5, 4 3 7√5 और -6√5, तो यानी कि 7 में से 6 गया तो सीधा √5 आंसर आया। जो मॉडल सेट हम डिस्कस करेंगे उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपको आना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है, आपको 5 नंबर दिलाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। थ्योरम है ये, 5वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आपको समझना है थ्योरम कौन कौन सा आएगा। तो मैं ज़्यादा थ्योरम तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी वो थ्योरम की बात करता हूं जिसकी संभावना 90% है। तो एक तो है 6.7 थ्योरम, जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, द सम ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, मतलब ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 होता है। ये प्रूव करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे, यानी कि वो है 10.8 थ्योरम। 10.8 थ्योरम क्या कहता है, 10.8 थ्योरम क्या कहता है, तो मैं इसकी बात कर लूं। 10.8 थ्योरम कह रहा है, इस 10.8 थ्योरम ये क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं। इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल इस आर्क से 2 एंगल ड्रॉ किया जाए, एक सेंटर पे और एक सर्कल के दूसरे पार्ट पे, तो ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा, मतलब ये 20 डिग्री तो ये 40 डिग्री। समझ रहे हैं ना, ये कई तरीकों से हो सकता है, आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, ये आपको समझना है। समझ रहे हैं ना, ये 180 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल का एंगल। मतलब थ्योरम तो एक तो बहुत सारा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंड इफ मतलब एक आर्क के द्वारा, इफ एन आर्क सबटेंड angle at the center and the other part of the circle, then the central angle is doubled of the other part of the angle। ये पूरे थ्योरम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप कुछ नहीं करना तो ये थ्योरम तो जरूर कर लेना, बाकी ये थ्योरम भी कर लेना। इन दोनों थ्योरम के अलावा बहुत मुश्किल चांस है कि दूसरा देगा। थ्योरम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लूं। एक तो देगा कि ट्राइंगल, मान लीजिए आपको दे देता है, ये आप ध्यान रखना कि एक 3 ट्राइंगल दिया, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा, आपको पता है कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस पे ये कौन से थ्योरम पे आया कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दूसरा कि ये भी आप याद रखना कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है। क्या मतलब ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये 6 5 11 यानी ये 110 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना है आपको। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, चारों का सम 180 होगा। ये ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है थ्योरम में, एक तो आपने ये कह दिया कि कहीं भी मतलब एक आर्क देगा और कहेगा ये, और ऐसे आपको बना देगा, कहेगा कि ये बताओ 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो कहना आप ये 100 डिग्री होगा जी। ये ध्यान रखना है। दूसरा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब ये डायमीटर है तो गारंटी के साथ ये 90 डिग्री का कोण ही होगा, ये 90 डिग्री का एंगल। एक और बात आप ध्यान रखना कि चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे हो तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180। कहेगा ये 50 है तो ये कितना होगा, तो आप कहना 130 होगा, दोनों मिलकर 180 होता है। ये गारंटी है इस बात की फुल, इस बात को याद रखना। सेंट्रल एंगल डबल होता है अदर पार्ट का, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, मतलब आप देखना कि कहीं भी, जैसे मान लीजिए सेंटर है और ये डायमीटर है, आपको कहेगा ये एंगल बताओ, आप कहना 90 डिग्री होगा, देखना कि ये तो सेंटर है वो, तो इससे जो एंगल इधर बने या इधर बने वो 90 डिग्री होगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। आगे यदि मतलब 2 थ्योरम कर लेना है, थ्योरम का सॉल्यूशन आप देख लेना, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कंस्ट्रक्शन की, किसकी कंस्ट्रक्शन, ये भी
कमज़ोर बच्चों के लिए और तेज हैं तो अच्छी बात है। रामबाण होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये 11.2 एक्सरसाइज है। 11.2 1 में से बहुत कम संभावना है कि पूछेगा आपसे, बहुत नहीं के बराबर। 11.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 11.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैथमेटिक्स की बुक है मेरे पास, ये कंस्ट्रक्शन आप कर लेते हैं तो इस तीनों के अलावा नहीं पूछेगा आपसे, इस बात का पूरा यकीन रखें। आप अपने पास क्या रखना, प्रकार और वो सब, और ये क्वेश्चन कर लेना। मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये बात करें एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 13। मतलब सबसे यानी कि क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो ना, ये दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू को 7 की जगह 10, 5, 8, 7 कुछ भी कर सकता है। एंगल B दिया हुआ है 75 डिग्री एंड AB और प्लस एंड B AB प्लस AB प्लस AC दिया हुआ है 13, इसके जगह कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले BC लो 7 सेंटीमीटर, ये इसका नाम क्या है, BC। कंस्ट्रक्शन आपको पता है, 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पे नोक रखना और 75 डिग्री, यानी कि ये 60, ये 90 और ये मिला दिया तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। 75 डिग्री का बनाना है तो 90 और इसके बीच में ये आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, तो ये 75 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कह रहा है ये 13 AB प्लस AC, तो इसमें से 13 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा काटना और लास्ट वाले पॉइंट को मिला देना। अब इसको बाइसेक्ट करना है, इसको, तो ये बाइसेक्ट करोगे, या आपको आता है इधर से आर्क लेके, तो इसका बाइसेक्टर मैं हाथ से बना रहा हूँ, ऐसे आएगा, फिर इसको मिला दोगे तो ये A1 होगा और ये, तो ये कंस्ट्रक्शन आप आसानी से ये जरूर कर लेना। ये 3 क्वेश्चन के अलावे कोई भी चौथा क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा, तो ये ध्यान रख लेना है। आगे हम कंस्ट्रक्शन के अलावे बात करें प्रोबेबिलिटी की, मतलब इसको प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कहेगा कि जी एक बैग है और उसमें रेड कलर के, रेड या जो भी है, गुलाबी, जो मैं अपने रेडी पिंक है ये, तो रेड कलर के 4 बॉल है और ब्लैक कलर के, ब्लैक दिख ही नहीं रहा होगा, 5 बॉल है, तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल कितना हो गया। और आपसे कह रहा है कि, तो हमने कहा कि पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कितना है, ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। यदि इस बैग से बिना देखे, यानी मिला दिया जाए और आप देख नहीं रहे, एक बॉल निकाला जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड है, तो हम कहेंगे रेड कलर 4 है और टोटल यहाँ पे टोटल 5, 4, 9 हो गया, यही आंसर है। इसको पॉइंट पे कहेगा तो पॉइंट पे कर देना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, 0 से कम नहीं होता, ये 10th क्लास में आप पढ़ोगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैं मॉडल सेट में प्रैक्टिस करूंगा, आप वो जरूर कर लेना, उसी में से आएगा, इस बात का ध्यान देना। आगे करते हैं। आगे यदि बात करें प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैटिक्स की, स्टैट की बात की जाए, स्टैटिक्स की, तो कमज़ोर बच्चों के लिए ना स्टैट क्वेश्चन, स्टैटिस, ये जो स्टैट के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा रामबाण होते हैं। क्या क्या, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीख जाना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब जो पहला क्वेश्चन है ना ब्लड ग्रुप वाला, ये सब उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 14.2 का जो भी है 14.2, यदि हम बात कर लें स्टैटिक्स की तो देखता हूं मैं, ये जरूर आप कर लेना। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर, कुल 50 क्वेश्चंस भी नहीं होगा, 20-25 क्वेश्चन टोटल मिलाकर होगा, और इतना नहीं कर पाओगे तो आपका फेल होना तय है। और आप चाहते हो कि नहीं मैं 9th क्लास में रहूं, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है। 14.2 का ब्लड ग्रुप वाला पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें ब्लड ग्रुप A, B, OB, और तो ये जरूर आप कर लोगे,
ये जरूर आप कर लेना, मतलब ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वही बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, मतलब आपका अलग अलग मान लीजिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में मार्क्स है और मान लीजिए 20 में से मार्क्स दिया गया है, तो ये 10, 20, 30 बार ग्राफ में ऐसे, तो मान लीजिए 20 है तो ऐसे 30 है, तो ये बार ग्राफ देखो तो इतना इजी, अब ये नहीं कर पाओगे तो कैसे क्या होगा बताओ ना, ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करना होता है, कितना इजी है। हिस्टोग्राम ये चिपक जाएगा एक दूसरे से, कोरोना काल में अलग रहो, चिपको मत। तो देखो ये सारी बातें हैं, ये आप बार ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। और मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीख जाना। मीन, अरे भाई क्यों नहीं जा रहा कोई, मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड में क्या होता है, मान लीजिए 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आया किसी का, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे मीन होगा सबको जोड़ के, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे, मीन होगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के फिर बीच वाला हो जाएगा। मोड कैसे निकालेंगे, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो हम कहेंगे 2 बार आया है, तो इसका मोड 2 है। तो ये आप नहीं सीख पाओगे क्या, कर लोगे, इट इज़ वेरी इजी। तो मीन, मीडियन एंड मोड मतलब कुल मिलाकर की एक्सरसाइज 14.4 को ना सारे क्वेश्चंस थोड़ा कर लेना, ये इसमें से जरूर आपको पूछता है। मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है 14.4 जरूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूछता है क्वेश्चंस। वैसे मैंने बता ही दिया है, एक्सरसाइज 14.4 ये वाला मीन, मीडियन एंड मोड का ये जरूर कर लेना है। अब बात करें आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अब देखो ये आप कर लेना। आगे की बात करें तो हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला की बात करते हैं। मतलब हीरोन्स फॉर्मूला जो आता है ट्रायंगल का, उसमें मान लीजिए किसी ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है, ये दे रहा है 3 और ये दे रहा है, कहा कि इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालोगे ना, एस, पहले एरिया एस निकालेंगे ना, एस निकालेंगे तो क्या होता है, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और इसका एरिया फिर निकालते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इससे निकालते हैं ना एरिया। तो इस तरह का एरिया ये 10 है, निकालने की कोशिश करना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ कि मैं कह रहा हूँ कि आपसे पूछेगा कि एक ट्राइंगल है और इसके साइड का जो रेशियो है, यानी ए बी, बी सी एंड सी ए, उसका जो रेशियो दिया गया है वो 3:5:7 है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर है। तो बताना इसका एरिया कितना होगा। इस पे बेस्ड केवल डिजिट बदल के आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, या सेम क्वेश्चंस रिपीट किया जा सकता है, या केवल डिजिट बदलेगा। तो आप कहोगे ना कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, और तीनों साइड के सम का रेशियो कितना दिया है, तो 3, तो x मान लेते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर में 300, यही तो है। तो 7 5 12 और 3 15x बराबर में, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 300 और एक एक्सरसाइज में है, दोनों कर लेना, या तो डिजिट बदलेगा या सेम रिपीट कर देगा। 15 दूनी 30 यानी 20 आ गया। अब x की वैल्यू 20 आया, तो अब यहाँ की 20 दिया 60, ए बी है ना, हाँ, और बी सी ये हो गया, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 एंड 20 सत्ते 140, यानी कि अब इसका एरिया आपको तो निकालने आता है, तो आप आसानी से इसका एरिया निकाल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि कोरोना काल में आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, या इस सारे क्वेश्चंस को लिख के मतलब एक PDF बना के आपको उसमें डाल दूंगा कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए, ये कर लेना है। अब रहता है जो बहुत 9th क्लास में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन भर भर के दिया हुआ है,
9th के मैथमेटिक्स में, इसलिए बच्चे को दिक्कत भी होती है। लेकिन दिक्कत करने की अच्छे टीचर से शुरुआत से ही पढ़ोगे तो बहुत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और मैथ्स के टीचर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप मेहनत करते नहीं, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। पेपर का बहुत कम समय रह गया है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से मेहनत करना है। जो जो क्वेश्चन कहा उसको आपको क्या करना है, पेपर पे उतार के लिख के उसका सॉल्यूशन इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि आपको याद सा हो जाए, पेपर में देखते ही आप टूट पड़ो, मतलब अच्छे से कर लो। तो थ्योरम। नेक्स्ट बात आपको क्या करना है, अभी अब हम मेंसुरेशन की बात कर लें। मेंसुरेशन की बात कर लें। मेंसुरेशन लंबा है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो आप क्या करना, फॉर्मूला याद रखना। किस किस का? क्यूब का फॉर्मूला याद रख लेना, क्यूब का फॉर्मूला सबका। क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद रख लेना, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें। तीसरा क्या करना, सिलेंडर आपको पता है ना, सिलेंडर का अब कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो याद रख सकते हो ना यार, फॉर्मूला याद रख लेना। कोन का, उल्टा बना दिया, कोन का फॉर्मूला याद रख लेना, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा इसमें से। और हेमिस्फेयर एंड स्फेयर, यही तो है। इसका फॉर्मूला याद रख लोगे तो डायरेक्ट कभी कभी पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब हाँ हेमिस्फेयर, तो कहेंगे जी 3πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कहेंगे जी 4/3πr³ होता है। अब इतना ना, 4-5 टोटल 10-20 फॉर्मूला है। कहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। इसमें से इंपॉर्टेंट पूछता क्या क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। मेंसुरेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है वो मैं, एक तो आपको जैसे कोन का क्वेश्चन दिया, कोन में क्या करेगा, ये कोन है और पाइथागोरस ट्रिपलेट से बेस्ड क्वेश्चन देगा। क्या कहेगा कि मान लीजिए इसमें से 3 होता है ना, आपको पता है कि कोन में L² बराबर में होता है H² + R²। कहेगा L की वैल्यू या 2 दे देगा और कहेगा बाकी निकालने के लिए। जैसे सपोज करें हम इसमें जो डिस्कस किया गया है 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, या आपको ये दे देगा 24 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, मतलब H की वैल्यू 24 और R की वैल्यू 10। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कहेगा व्हाट। तो सबसे पहले L तो निकालोगे ना, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/L, तो लिखेंगे L, तो LH कितना, 24 का स्क्वायर, R कितना, ऐसी वैल्यू देगा कि बस आसानी से कटे। तो ये L², तो यानी L² बराबर क्या हो गया 5, 576 और ये 100, तो ये L बराबर कितना हो गया 676 और L 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। अब सिंस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है πr/L। पाई का मतलब कितना है, पाई की वैल्यू इसने मान लो कह रहा है कि 3.14 यूज़ करो, तो लिखेंगे 3.14 और R 10 एंड L 26 हमने निकाला है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा पॉइंट से ये बहुत आसानी से, तो ये आंसर है। अब आप ये जरूर कर लेना कि इस पर केवल वैल्यू बदल, ये क्वेश्चन जरूर ये इस पर केवल वैल्यू बदल देगा और ये कहेगा कि बताओ, यानी कि ये फॉर्मूला से बेस्ड कर्व सरफेस एरिया का ये जरूर क्वेश्चन कर लेना, इसमें कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कर दूँ इसमें, तो एक हेमिस्फेयर का जरूर क्वेश्चन कर लेना, हेमिस्फेयर और स्फेयर का। एक तो पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये स्फेयर है, हेमिस्फेयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr², ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं स्फेयर की बात कर लूँ तो ध्यान दो। मान लीजिए कहेगा कि टोटल नहीं होता, सीधा सरफेस एरिया ही होता है, तो टोटल लिखना स्फेयर के लिए थोड़ा सही नहीं है। चलिए, मतलब कहेगा कि एक स्फेयर, फाइंड वॉल्यूम इफ सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²
और ये 154 है, तो 4 गुना 22/7 और आर स्क्वायर बराबर में 154। अब ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो 154 × 7 अपॉन में 4 × 22 काटेंगे तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14। तो यानी फाइनली क्या आएगा, आर बराबर में ये देखो 4 ऊपर जाएगा ना, नहीं ऊपर ही है, 7 × 7 और 4 को 2 × 2 यानी 7/2 आ गया। तो सिंस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 4/3 पाई का मान जो भी कहे तो ठीक है, नहीं तो 22/7 इस्तेमाल, और आर का मतलब 7/2 और गुना में 7/2, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको और कुछ मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। अभी इस वीडियो के बाद मैथ में एक कंप्लीट मतलब मॉडल सेट है हमारे पास, उस मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे। ये उसके एक एक क्वेश्चंस को, यदि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो और मॉडल सेट कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप एकदम पास करोगे मैथ्स में, इतना कर लो। यदि हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं इसके अलावा ये तो करें ही, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मैथ क्या कहते हैं, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री प्रैक्टिस करने का आखिरी मौका होता है 10th क्लास में। फिर नए नए चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी जारी करेंगे और साइंस के भी। थैंक यू वेरी मच।